धन्यवाद। परिचय आपने दिया, शायद कुछ प्रोनाउंसिएशन की समस्या है तो उसको मैं दूर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट का हूं है नहीं, और संगठनात्मक रूप से आर्टिकल 370 जो अभी हमने देखा 2019 में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो संघ ने खड़ा किया, और 370 को कैसे या वहां के लीगल इश्यूज को कैसे समाप्त करना है या कैसे उसको सही करना है, उसका नेशनल कन्वीनर होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज हमने यहां पर पूरा हिंदुस्तान देखा। आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस जिले के माननीय संघचालक श्री सुबोध जी, जिला प्रचारक माननीय, अभी जिला प्रचारक जी के विषय में, प्रवीण जी के विषय में थोड़ा परिचय हुआ, मैं बताता हूं कि परंपराएं कैसी हैं। पीछे तक सुनाई दे रहा है ना? ओके। तो जिला प्रचारक परंपरा हमारे यहाँ की कुछ ऐसी है और सनातन है कि देश के हित में जो लोग पूरी शिक्षण व्यवस्था करके या अपना कार्य पूरा करके अपने परिवारों को छोड़कर देश के लिए समर्पित हो जाते हैं, साधु सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, और अब जहां पर भी आए हैं उसको ही अपना घर मानते हैं, इस पूरे देश को अपना घर मानते हैं, ऐसे हमारे यहाँ उपस्थित प्रचारक माननीय प्रवीण जी, इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय ऋषिदत्त जी, सह संयोजक माननीय अनिल जी, इस विद्यालय के चेयरमैन माननीय शैलेंद्र जी, डायरेक्टर श्रीमती सुनीता जी, और इस विद्यालय के प्राचार्य, इस जिले के माननीय सह नगर कारवा श्री राम जी, और उपस्थित सभी बंधु भगिनियों। और मैं ये कह सकता हूं कि सभी प्रकार के डॉक्टर, अभी छात्र डॉक्टर भी हैं, छात्र डॉक्टर्स भी हैं, और पूर्णकालिक डॉक्टर भी होंगे, जो पूर्ण हो चुके हैं वो भी होंगे। हम लोग स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने यहाँ खड़े हुए हैं। अब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, क्या भारत में कभी तंत्र नहीं था क्या? क्या भारत में कभी व्यवस्था नहीं थी क्या? और शब्द जो यहां पर आज इस्तेमाल हुआ है स्वतंत्र, ये स्व का तंत्र क्या, इसका विकास कैसे, इसको कैसे समझते हैं, और स्वतंत्रता में हम ये महोत्सव क्यों मना रहे हैं? थोड़ा सा विषय पीछे आया था कि महोत्सव क्यों मना रहे हैं। सवाल यहां पर है कि भारत स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो रहे हैं, और 75 वर्ष होने के बाद क्या भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना हम सबका दायित्व है, और कैसे रखें? भारत में चैलेंजेस क्या क्या है? मुझे याद आता है कि जिस समय संघ की स्थापना हुई सन 1925 में, तो एक विचार आया कि अगर देश को देश न समझाया जाए, हमारे लोगों को राष्ट्र नहीं समझाया, हमारे लोगों को अगर हमारा वैभव नहीं समझाया, और अगर एक उत्साह गौरवपूर्ण इतिहास नहीं बताया, तो शायद ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। मतवाले लड़ रहे हैं, लोग लड़ते हैं, आहुतियां भी देते हैं। हमने देखा कि इस पूरे कार्यक्रम में हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों से उपस्थित बच्चों ने एक कार्यक्रम किया, दिखाया, बताया कि भाई कैसे आहुतियां दे रहे हैं। लेकिन क्या वो केवल आहुतियां देना ही सफिशिएंट है? क्या उन आहुतियों के बारे में केवल याद करने से अपना काम चलता है और हमारे यहाँ उत्साह भर जाता है? क्या मेरा कोई रोल है? याद करना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, जिन लोगों ने इस देश को, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, वहां से चलता हुआ ये देश यहां हमें मिला है। प्रवीण जी ने बताया अभी 1200 वर्ष की गुलामी के बाद जब आपको स्वतंत्रता मिलती है, तो आप सोचो कि 1200 वर्ष में कितनी पीढ़ियां, एक पीढ़ी अगर हम 20-25 वर्ष की भी माने, तो ये मानकर चलिए
कि लगभग 40 से 50 पीढ़ी, 40 पीढ़ियों ने, एक ने, हमने नहीं, आपने नहीं, हमारे पिता ने नहीं, हमारे बाबा ने नहीं, 40 पीढ़ियां, और शायद यहाँ उपस्थित बहुत कम, शायद एक आध कोई हो जिसको अपना इतिहास मालूम है कि मेरी पीढ़ियां 40 कौन सी थी। हम 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी बाद भूल जाते हैं, लेकिन 40 पीढ़ियों का बलिदान और उसके बाद स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण कैसे रखें, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कैसे आगे का विचार किया जाए और क्या क्या समस्याएं भारत में हैं। मैं आपको कुछ समस्याओं के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आप भारत का भविष्य हैं और भारत के भविष्य को अगर भारत की समस्याएं समझ में नहीं आएंगी तो मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव या स्वतंत्रता हमारी बहुत दिनों तक हमको परेशान करने वाली है, आगे बहुत समय तक हम परेशान रहने वाले हैं। हम आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। अब भारत में सन 1927 में एक काउंसिल बनी और स्टेट काउंसिल ने एक कमीशन बनाया और ये कहा कि भाई मैजिकल रेमेडीज भारत में बंद होनी चाहिए। अब आप मैजिकल रेमेडीज, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट 1954 हम लोगों ने पढ़ा होगा, हम इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में जो कानून से बनता नहीं है, हर चीज कानून से बंधी हुई है। तो 1927 में ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज के लिए, प्रोहिबिशन के लिए एक कमीशन बनाया गया, अंग्रेजों ने बनाया। आखिर मैजिकल रेमेडीज का मतलब क्या? उन्होंने अथर्ववेद का इंटरप्रिटेशन किया और अथर्ववेद का इंटरप्रिटेशन करते समय कहा कि दैट इज एन मैजिकल बुक, जो मैजिक से कुछ ठीक करने की बात बताती है, ये मैजिकल रेमेडीज देती है। अब मैजिकल रेमेडीज अगर अथर्ववेद देता है तो मैजिकल रेमेडीज को बंद अगर ना किया गया तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो उनकी है वो यहां एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। क्या करना है उन्होंने? क्योंकि ऐसे सारे प्रमाण संसार के हैं कि ये जो आज के इंग्लिश मेडिसिन हैं इनका बहुत पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का तो बहुत पुराना इतिहास है। और हमारे यहाँ का इतिहास कुछ इस प्रकार का है, इतनी गहराई का है कि हमारे घर में किचन में शास्त्र है। आप देखिए कि हमारे यहाँ आज भी गांव देहात में 90% लोग अस्पताल नहीं जाते। कान में दर्द तो ये वाला ऐसा कर लेते हैं, नाक में दर्द तो ऐसा कर लेते हैं, दांत में दर्द तो ऐसा कर लेते हैं, पेट में दर्द तो ऐसा कर लेते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चों का पेट में दर्द है तो उन्होंने कहा हींग मिलाते हैं, ऐसा कर लेते हैं और यहाँ लगाते हैं और ऐसा चटा लेते हैं, बहुत सारी चीजें जिसकी कोई शिक्षा हमें लगता नहीं है वो यूनिवर्सिटी में लेकर कोई आया होगा, किसी विद्यालय में पढ़ा होगा। लेकिन वो विज्ञान जो हमारे यहाँ का ओरिजिनल विज्ञान है वो इतना पॉपुलर विज्ञान हो गया कि हमारे यहाँ की महिलाएं, पुरुष घर घर में वो विज्ञान हमें पढ़ाते हैं। अब अगर वो विज्ञान आपका ऐसा है जिसके लिए हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, हम पहले कहते हैं इस बात को कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसके लिए योगा करना, पहले से चिंता करना बॉडी में पहले से। और आयुर्वेद तो बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, अभी अभी आप टेस्ट करवा लीजिए तो शायद लेबोरेटरीज में ना निकले, लेकिन आयुर्वेद बता देता है, वो आचार्य, वो वैद्याचार्य की भाई इनको ये बीमारी होने वाली है, ये सिम्टम्स हैं, आंखों में रैशेस पड़ रहे हैं, चेहरे पर ऐसा प्रभाव और ये होने वाला है, इसको अभी रोका जा सकता है। अब भारत की संस्कृति, भारत में राज्य करने वाले लोग जो भारत में राज्य कर रहे हैं, वो लोग भारत में राज्य कैसे स्थापित करें अगर आपको उनकी आवश्यकता ही नहीं है? मैं बहुत बार कहता हूं कि 4 चीजें हैं। एक हम कहते हैं कि भाई शासन है, शासन, जिसको आप सरकार कहते हैं। दूसरा मैं कहता हूं प्रशासन है, जिसको आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कहते हैं कि हमारे यहाँ भाई एक आईएएस ऑफिसर है, एक पीसीएस ऑफिसर है, एक कलेक्टर है, एक फला है, एक धमाका है, और वो पूरा सिस्टम है, वो नहीं बदलता। सरकारें बदल जाती, शासन बदलता है, प्रशासन नहीं बदलता, वो अपने तरह से चलता है। और प्रशासन के बाद आती है जनता, जिस जनता के लिए ये शासन और प्रशासन गढ़ा गया है। मैं इसको गढ़ा गया इसलिए कहता हूं कि इसको जबरदस्ती बनाया गया है। अगर आपको आवश्यकता ना हो शासन और प्रशासन की तो भी आप चल सकते हैं,
एक तंत्र विकसित हो जाए। अगर हमारा अपना तंत्र हो तो हम उसको कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो आपको देखनी पड़ेगी। विदेशी आक्रांताओं से तो हमको बचना पड़ेगा। भारत के चैलेंजेस को सामूहिक रूप से तो किसी न किसी को फेस करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो नेतृत्व करेगा। उस नेतृत्व को करने के लिए सरकारों का, राजाओं का प्रतिनिधित्व करने वालों की हमको जरूरत पड़ती है। और वो अपना एक प्रशासनिक ढांचा खड़ा करता है। किसके लिए? हमारे लिए, कि हम व्यवस्थित रहें। अब इस व्यवस्था में अब हमारे चैलेंजेस शुरू होते हैं कि भाई एक ठीक है, सरकार बनी हुई है, उसने अपने बॉर्डर सजा रखे हैं, उसने अपनी फोर्सेस बना रखी हैं, अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी उसने बना रखी है, पूरे सिस्टम नीचे तक कैसे आएगा और नीचे की सूचनाएं ऊपर कैसे जाएंगी, नीचे कोई समस्या आती है तो कैसे सरकार तक पहुंचेगी, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है। लेकिन सवाल यह होता है कि जनता की समस्याएं क्या, क्योंकि विदाउट पीपल कोई राष्ट्र बन नहीं सकता। लोगों के बगैर कैसे बनेगा? राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसमें एक बाउंड्री होनी चाहिए, निश्चित भूमि होनी चाहिए, उस भूमि के अंदर निश्चित लोग होने चाहिए, उन लोगों का एक नेतृत्व होना चाहिए और नेतृत्व को सस्टेन करने की क्षमता होनी चाहिए। तब हम उसको राष्ट्र का दर्जा देते हैं एज पर इंटरनेशनल लॉ। अगर ये चार चीजें विद्यमान हैं तो फिर हम कहते हैं कि हम इसको रिकॉग्निशन देते हैं। अदरवाइज अफगानिस्तान की सिचुएशन देख रहे, रिकॉग्निशन नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें वो गुण चार जो हमको चाहिए वो नहीं है। बाउंड्री है उनके पास, सेना है उनके पास, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व तो नहीं। जनता के बीच में वो सस्टेनेबल रहेंगे, यानी कि बरकरार रहेंगे, ये भी आवश्यक नहीं। तो अभी उनमें राष्ट्रहुड का, नेशनहुड का गुण नहीं है, इसलिए उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ये गुण है, हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ये राष्ट्र बन गया, ये देश बन गया। अब इस देश में जनता के चैलेंजेस हैं, हमारी समस्याएं हैं कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान और बीमारी। एजुकेशन की बात जब हम कहते हैं तो एजुकेशन हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए हमें सिस्टम चाहिए। अदरवाइज हमारी माँ, हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, ये बेस्ट एजुकेशन है। अगर कोई व्यक्ति बहुत एजुकेटेड नहीं है तो भी वो निर्वहन कर सकता है और बहुत अच्छा भी कर सकता है। हमने ऐसे बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखे होंगे जो स्कूल नहीं गए, साक्षर हैं, कुछ समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं और विश्व पटल पर भी कर रहे हैं। तो एजुकेशन हमारे घर में मिलती है, कुछ हमें प्रोफेशनल एजुकेशन की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हम विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। अब सवाल यहां पर आता है कि हमारी आवश्यकताएं क्या है? हमारी आवश्यकताएं सुरक्षा है, सरकार देखेगी। हमारी आवश्यकताएं व्यवस्था है, सरकार देखेगी। हमारी अब जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है निरोग। हमें बीमारी होगी, हमें समस्याएं होंगी तो कौन सॉल्व करेगा? इसके लिए भारतीय व्यवस्था में आयुर्वेद के माध्यम से हमने नीचे तक उसको उतारा। उसके लिए पूरा एक शास्त्र लिखा गया। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं फिर उसके बाद उससे निकालकर आयुर्वेद की बात करते हैं, हमने पूरी व्यवस्था दी। यानी कि जनता को अगर आयुर्वेद का ज्ञान होता है और उसको अगर अपने खेतों से वो अनाज मिलता है, बाहर से उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, गौ आधारित खेती कर लेता है, तो फिर उसको बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट में अपना काम पूरा कर सकता है। अब अंग्रेज यहां पर आया या आक्रांता मुसलमान यहां पर आए, उन्होंने यहां से जो कुछ भी हमारी व्यवस्था में था उससे सख्त किया और अपने महल खड़े किए। हमको उनसे बहुत ज्यादा कष्ट तब हुआ जब उन्होंने हमको मारना शुरू किया, क्योंकि उनको अपनी व्यवस्था हमारे ऊपर थोपनी है। उनको मालूम है कि हम सरकार तो है लेकिन जनता हमको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, हम तलवार की दम पर सरकार हैं। जनता रिकॉग्नाइज कैसे करे? इसके लिए जनता की इस व्यवस्था को बिगाड़ना पड़ेगा। अगर जनता की व्यवस्था को न बिगाड़ा गया तो हम यहां बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकते। जो मैंने कहा अभी अफगानिस्तान में आवश्यकता है, ऐसा ही भारत में 1000 वर्ष शासन रहा होगा जैसा अफगानिस्तान में आज है। बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा कि जनता मरने को मजबूर है, क्या करे? सामने तलवार है, सामने बंदूक है। लेकिन अब जनता के पास अगर सस्टेन करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा व्यवस्था उसकी अपनी है परिवारों की, और अपने को निरोग रखने की व्यवस्था उसके पास है, तो सरकार बैठकर हमसे कुछ शोषण कर सकती है, बहुत कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकती।
बहुत कुछ बिगाड़ने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को भंग किए बगैर भारत पर शासन नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले आक्रांताओं ने अपनी यूनिवर्सिटियां जलानी शुरू की, शास्त्र जलाने शुरू किए, सिस्टम जलाने शुरू किए। वो जला गए, लेकिन वो स्मृतियों में हमारे पास रहा। इसलिए हम स्मृतियां पढ़ते हैं कि फलाने की स्मृति है, ढिमाके की स्मृति है। ये अनुश्रुतियां शास्त्र कहते हैं उनको, भाई सुने सुनाए हैं, सुनकर हमने फिर से उनको जीवंत कर लिया। और अगर उनके हाथ में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज नहीं लगे तो हमारे परिवारों में जीवित है, और उन जीवंत लिटरेचर से हम अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। हमसे हमारे खेतों में पैदा हुए अनाज का, हमारी व्यवस्था का 10%, 20%, 30%, 40%, 50% छीन कर ले जाएगा, अपना पेट भरेगा, मेरे लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि हम तो अपने आप में व्यवस्थित हैं। अंग्रेज जब भारत में आया और मैकाले का एक कमीशन आया, उसने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरा सर्वे किया, तो वो कहता है अपनी रिपोर्ट में, लॉर्ड स्मिथ ने उस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा, तो भारत पर कब्जा कर सकते हैं आप, शासन नहीं कर सकते, और परमानेंट सस्टेनेबल शासन नहीं हो सकता। पूछते क्यों? तो कहता भारत के लोगों की आवश्यकता ही नहीं। भारत के लोग खुद में संयमित हैं, अपने कुटुंब में ही पूरी व्यवस्था रखते हैं, उनको बाहर का कुछ चाहिए ही नहीं। कपड़ा वो बुन लेते हैं, सूत काट लेते हैं, घर अपने मिलकर झोपड़पट्टी डाल लेते हैं। गांव में एक गुरुकुल होता है, उस गुरुकुल में उसको साक्षर बनाया जाता है, और वही उसको आयुर्वेद की शिक्षाएं दी जाती हैं। उन शिक्षाओं के दम पर वहां आरोग्य भी हो जाता है। तो हमें हमारी आवश्यकता कहां है? हम तो वहां से केवल लूट सकते हैं, और लूटने के बाद जिस दिन अवेक होगा भारत, उस दिन भारत को छोड़ना पड़ेगा। और इलस्ट्रेशन देता है, वो कहता है कि खाड़ी केवल 150 वर्षों में अपना अस्तित्व समाप्त कर चुका था, सिर्फ 150 वर्षों, लेकिन भारत पर 700 से ऊपर वर्ष हो गए और उनका शासन है, फिर भी भारत जीवित है। उसका कारण भारत के पूर्वजों ने जो कृत्य किया, जो काम किए, और उन कामों के बल पर जो भारत में एक व्यवस्था डेवलप हुई, उस व्यवस्था में उसको शासन की आवश्यकता नहीं, उसको प्रशासन की भी आवश्यकता नहीं, उसको आवश्यकता ही आपकी नहीं। तो फिर आप शासन कर किस पर रहे? आप तो केवल वहां से कुछ शक कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, वो इंग्लैंड में ले जा रहे हैं। पहला वो लॉर्ड मैकाले यहां पहला एजुकेशन कमीशन बनकर आया, फिर वो पहला लॉ कमीशन बनकर आया। एजुकेशन कमीशन में उसने तय किया कि भारत में हम ये जो एजुकेशन की पद्धति है, जिससे ये अपने आप को तैयार करते, इसको नष्ट करेंगे, तो इन गुरुकुलों को खत्म करेंगे। अब मिशनरी एजुकेशन भारत में आई, मिशनरी एजुकेशन के स्कूल खोले गए, तमाम प्रचार किया गया, उनमें एडमिशन होंगे, नई व्यवस्था होगी, और अब हमको नौकर बनाने की व्यवस्था शुरू की। भाई इनको नौकर बनाना है, क्योंकि इनकी सारा धन छीन लो, धन छीनने के बाद ये अपने आप को सरवाइव करेंगे, तो सरवाइव करने के लिए इनको कहीं ना कहीं से सर्वाइवल चाहिए, तो इनको नौकर हम अपने पास बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे। इसलिए एजुकेशन व्यवस्था बदलनी शुरू की। अब इस एजुकेशन व्यवस्था में ही तो आपका ये आरोप आता है कि भाई हम एजुकेटेड हैं, हमको मालूम है मेथी खाने से क्या हो जाता है, हमको मालूम है हींग पीने से क्या हो जाता है, हमको मालूम है कान में क्या डालना है, आंख में क्या डालना है। ये 90% व्यवस्था तो हमको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि ये एजुकेशन व्यवस्था यहाँ की भंग की जाएगी, और उस एजुकेशन व्यवस्था को चूंकि वो भंग कर नहीं पाए बहुत साल तक पढ़ाने के बावजूद, कहा 1822 में मैकाले आता है, कमीशन लाता है, और 1858 तक वो कर नहीं पाए। वही मैकाले दोबारा लॉ कमीशन बनकर आता है, और अब वो कहता है कि ये समझाने से समझने वाले नहीं, हजारों साल की पद्धतियां लेकर आए, समझाने से समझने वाले नहीं है। इसलिए इनको करना ये पड़ेगा कि अब दंडात्मक विधियां भारत में लागू करनी पड़ेंगी, और उसने पहला एक कानून बनाया जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं। 1858 में वो पास हुआ, और 1862 में लागू हुआ। 4 वर्ष तक सिर्फ ये समझाने में उनको लगे कि भैया तुम अगर नहीं माने तो हम ये डंडा चलाएंगे, और अब तुम्हारे लिए ये जेल की व्यवस्था करेंगे। उसी समय पुलिस एक्ट आया कि भाई पुलिस मारेगी तुमको।
इन व्यवस्थाओं को लागू करते करते समय जब हुआ तो तमाम तरह के एविडेंस एक्ट आएंगे, ये आएगा वो आएगा, कानून बनाने शुरू किए। अभी भारत में दो तीन चीजें बाकी थी। अगर भारत की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जो आम व्यक्ति के पास है, जो यूनिवर्सिटियां उसने अपने गांव में बना रखी हैं, जो विद्यालय गांव में चलते हैं, उनमें अगर जब तक हमला नहीं होगा तब तक ये हमारे पास नहीं आने वाले। तो मिशनरी ने अपने वो खोलने शुरू किए, मेडिकल से मतलब ये हॉस्पिटल्स, हमारे यहाँ भी मेमोरियल हॉस्पिटल क्या बोलते हैं उसको है, ये सब उन्होंने खोलने शुरू किए, सिस्टमेटिक तरीके से खोलने शुरू किए कि भाई अगर इनको वहां से हटेंगे तो इनको यहां लाना पड़ेगा। अब जो भी वहां आयुर्वेद पढ़ाएगा, जो भारतीय एजुकेशन को पढ़ाएगा, उसको अपराधी घोषित किया गया। अपराधी घोषित करते हुए अब उनको जेल में डालना शुरू किया। जैसे ही वो ऑप्शन हटेगा तो लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो वो फिर मिशनरी के स्कूल में आएगा और मिशनरी के हॉस्पिटल में जाएगा। मिशनरी के हॉस्पिटल में जब वो जाएगा तो हम उसको मैजिक दिखाएंगे, हम उसको बताएंगे कि तुम मेरी वजह से सही हो। आप अगर यूएस का नेटिव इंडियंस का फिलॉसफी देखेंगे, अंग्रेज वहां से चला गया, जाने के बाद वो उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग सर्दी में मर रहे हो, हम तुमको कंबल देते हैं। वो कंबल में कुछ ऐसा लगा हुआ था जिससे चेचक हो गई। अब चेचक का इलाज उन्होंने किया। तो वहां पर जो नेटिव इंडियंस उनको कहते हैं, जो लोकल लोग होते हैं, हमको भी कुछ ऐसे ही नाम दिया गया था। तो जो लोकल लोग थे उनको पहले कंबल उड़ाया जिसमें पहले से केमिकल लगा हुआ था, और कंबल हटा तो चेचक हुई, और चेचक का इलाज किया तो रुक गए। अब लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो कोई बीमार हो गए थे, इनका इलाज कर रहे हैं। तो अंग्रेज वहां पर वैसे रुका, अदरवाइज वो लोकलाइट्स के ऊपर कभी प्रिवेल कर ही नहीं पाया और वहां से उसको जाना पड़ रहा था। भारत में भी अगर वो इसको नहीं करेगा, इन रेमेडीज को यहां पर नहीं देगा और पुराने सिस्टम को खत्म नहीं करेगा, तो फिर वो भारत पर राज्य नहीं कर सकता। वो उसका साफ मानना है कि भारत में 600-700 वर्षों तक आक्रांताओं का शासन होने के बावजूद भारत में तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, यानी कि संस्कृति को पिरो रहे हैं। भारत में अगर संस्कृत हमने भुला दी तो वो अवधि में लिख रहे हैं, लेकिन लिख रहे हैं और भाषा बदल कर आ रही है। लोगों को जो भाषा समझ में आ सकती उस भाषा में एजुकेशन व्यवस्था उसके अंदर धारण हो रही है। तो ये जो हमारे यहाँ वैद्य इलाज करने वाले थे, इसमें कहता है लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट में कि भाई हमारे हैदर अली के साथ युद्ध करते समय मेरे दादा की नाक हैदर अली ने काट ली थी। तो वो नाक अपनी टूटी लेकर जा रहे थे तो एक बैलगाड़ी वाला मिला, उसने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा भैया चोट लग गई। तो बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर ले गया और एक गांव में वैद्य के पास ले गया और उस वैद्य ने कुछ लगाया और उसको चिपका दिया। मेरे दादा की नाक बिल्कुल ठीक हो गई। जब इंग्लैंड में इलाज की व्यवस्था नहीं थी, वो ब्लड निकालते थे, ये मानना था कि पुराना ब्लड निकाल दो तो नया ब्लड जनरेट होगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। उस समय वो कहता है कि उस समय हम भारत में ऐसी व्यवस्था है कि हर गांव में एक वैद्य बैठता है और वो वैद्य कुछ नहीं करता, कुछ लाता है मल्लम मल्लम लगा के और सब इलाज कर देता है, किसी प्रकार के इलाज की समस्या नहीं है। तब उन्होंने एक कमीशन बनाया 1927 में, और उस कमीशन का काम यह था कि मैजिकल रेमेडीज को भारत में बैन किया गया और अथर्ववेद को मैजिकल रेमेडी का वो बताया कि ये ग्रंथ जो है वो मैजिकल रेमेडी का है, जो सांप सपेरों की बात करता है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं, ये बिल्कुल बेकार चीज है। अब उसको कैसे व्यवस्थित करें, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1928 में बन गया कि भाई आप करोगे, जब वो हटेगा तो उसकी एक ऑप्शनल व्यवस्था आएगी, और वहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाकर खड़ा किया। उसने अपने रेमेडीज का प्रचार करना शुरू किया, उसका दुष्प्रचार शुरू किया, और ऑर्गेनाइज्ड वे में भारत को यह बताने की कोशिश की कि जो तुम ये पत्तियों का इलाज करते हो, घास फूस का, ये कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर कोई है तो आपको ये मेरा वाला इलाज जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो तुरंत पेन रिलीफ देता है।
दुर्भाग्य से वो चोपड़ा कमीशन था, चोपड़ा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, वहां से बैन लगने स्टेटों में शुरू हुए, स्टेटों पर काम करना शुरू किया, रेमेडिकल रेमेडीज एक्ट बना और भारत में बैन लगाना शुरू किया, यानी कि आयुर्वेद की प्रैक्टिस बंद की गई सिस्टमेटिक तरीके से। और दुर्भाग्य से जब हम स्वतंत्र हुए तो हमको पुनः अपना तंत्र स्थापित करना था, उसकी बजाय ड्रग्स एंड रेमेडिकल वो मैजिकल रेमेडीज प्रोहिबिशन एक्ट 1954 हमने पास कर दिया, 1954 में बनकर आ गया। यानी कि अब फिर हम उसी तंत्र का हिस्सा बने जिस तंत्र के खिलाफ हम युद्ध कर रहे थे कि हमें यह तंत्र नहीं चाहिए, हमें अपना तंत्र चाहिए, जिस तंत्र में सरकार केवल सुरक्षा के लिए है, प्रशासन केवल व्यवस्था के लिए है, हमको सरकार की आवश्यकता नहीं, सरकार को मेरी आवश्यकता है। यानी कि जो लास्ट यूनिट है हमारी, वो प्रोडक्शन करेगी और वो प्रोडक्शन का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होते हुए सरकार के पास जाएगा और सरकार सुरक्षा मुहैया करवाएगी, प्रशासन हमारे लिए व्यवस्था बनाएगा। अंग्रेजों ने वो उल्टा किया था कि हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तुम्हारा प्रोडक्ट हम लेंगे, ले जाकर हम उसको प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस कर कर तुम्हारी आवश्यकता बनाएंगे और फिर तुमको ही बेचेंगे और ऐसे करके अपने ऊपर निर्भर बनाएंगे। हम क्या कहते थे, हम कहते थे हम आत्मनिर्भर हैं, वो कहते थे आप हम पर जब तक निर्भर नहीं होगे तब तक हमको मानोगे कैसे। इसी व्यवस्था को परतंत्री व्यवस्था कहते हैं, जिसके खिलाफ हम आज 75 वर्ष बाद ये मानकर चले हैं कि हमें स्वतंत्री व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था उनके पास भी थी, सरकार भी थी हमें, लेकिन परतंत्री थी, जो व्यवस्था उन्होंने बनाई वो हमको सिखाई। लेकिन जब हमने मैजिकल रेमेडीज एक्ट बनाकर, प्रोहिबिशन एक्ट बनाकर, ये हमारी जो सनातन व्यवस्था है इसको समाप्त करना शुरू किया और नई व्यवस्था को लाना शुरू किया, तो परिणाम क्या निकला कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी यूरोप में शिफ्ट हो गई। यानी कि हम आजादी के बाद भी उनके ही निर्भर हो गए। यहां तक कि अभी हमने वैक्सीन बनाई तो हमने कहा तो भारत की है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स उसके हमें अमेरिका से लेने थे, तो उन्होंने कहा भैया, जैसे बाइडेन बैठे उन्होंने कहा अच्छा आप तो इतने साल गुलाम रहे, आप कैसे बना लोगे, उसने उस पर बैन लगा दिया। तो बड़ी सारी समस्याएं, बाद में बहुत बड़े स्तर पर उस पर बात हुई और हमने उसको रिप्रोडक्शन करना शुरू किया। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था हमारी है, इसी व्यवस्था में अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही तुमने विश्व में बनाकर रखी है तो इस फार्मा इंडस्ट्री को ही एक्सपोर्टर क्यों नहीं बनाते। आज हम विश्व के सबसे बड़े एक्सपोर्टर जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या अभी भी वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की व्यवस्था है, फॉरेन करेंसी हमको चाहिए, व्यवस्था हमको चाहिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या इस व्यवस्था में अभी भी आम आदमी को बिना पैसा खर्च किए या मिनिमम पैसे में क्या हमको मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबकी ये आवश्यकता पड़ती है, ये हम सबका विचार बनता है कि हम उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करें, तभी हम इसको स्वतंत्री व्यवस्था कह पाएंगे और इसको करने का जिम्मा आपके जैसे विद्यालयों का है। मैं बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में गया, पहले भी गया, लेकिन आज जो मैंने यहां देखा कि हम जनरली कहते हैं भाई प्रोफेशन है, प्रोफेशनल रहिए, अपने प्रोफेशन के अलावा कुछ मत सोचिए। मैं बहुत बार बोलता हूं तो लोग कहते हैं आप एडवोकेट हैं, अपनी उतनी प्रैक्टिस करिए, आप दुनिया देश दुनिया क्यों बता रहे हो। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है ना इस देश के प्रति, अगर हमारा देश होगा, हमारी स्वतंत्र व्यवस्था होगी, हमारी अपनी व्यवस्था होगी, तभी तो हम इस देश को अक्षुण्ण रख पाएंगे, तभी तो इस स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रख पाएंगे। अगर हम ऐसा न कर पाए तो मुझे लगता है कि हमारी जो स्वतंत्रता, जो शहादतें दी हैं, जो कुर्बानियां गई हैं, उन कुर्बानियों के साथ हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके जैसे विद्यालय जो इस प्रकार से आगे बढ़कर आए हैं, और मैं तो साधुवाद करता हूं मनी शैलेन जी का, मनी सुनीता जी का, कि उन्होंने इस विद्यालय को केवल प्रोफेशन तक जोड़कर नहीं रखा, उन्होंने पूरा भारत यहां समेट कर रखा। इसलिए मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर हम सबका जो दायित्व है उसको हम पूरा करेंगे। इसके साथ ही मुझे लगता है कि विषय थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, तालियां कुछ ज्यादा ही बज रही हैं, तो आपका बहुत बहुत
धन्यवाद कि आपने इतनी देर शालीनता से सुना। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिलीप जी, आपका बहुत ही अध्ययनपूर्ण वक्तव्य रहा और आपने आयुर्वेद के बारे में जो बात की और आयुर्वेद जो विशुद्ध भारतीय विज्ञान है, आयुर्वेद के मुख्यतः दो प्रयोजन हैं जिसमें स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये है आयुर्वेद पहले मानता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपने जो बोधन किया है उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां हम जो यहाँ पे बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में जो संकल्प लेके चल रहे